अकेलेपन के लिए लोगों को उच्च जोखिम में क्या डालता है? मध्यम आयु और वृद्ध लोगों में कौन से कारक अकेलेपन से संबंधित हैं? हमारे आधुनिक सूचना युग के समाज के कई महान लाभों के बावजूद आपने सुना होगा कि हम अकेलेपन की महामारी का सामना कर रहे हैं। संगरोध, क्वारंटीन और सामाजिक दूरी मौलिक रूप से हमारे जीवन को बदल रहे हैं। कोविड-19 महामारी इस अकेलेपन की महामारी को केवल बदतर बनाने का डर देती है। बूढ़े लोगों के लिए अकेलापन एक विशेष मुद्दा माना जाता है। फिर भी ये वही लोग कोविड-19 से सबसे अधिक जोखिम में हैं और वर्तमान में उन्हें आत्म पृथक करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार हमें एक जटिल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि उन लोगों की देखभाल कैसे करें जो अकेलेपन और कोविड-19 के सबसे अधिक जोखिम में हैं। यद्यपि अलग-थलग या कटा हुआ महसूस करना दोस्ताना चेहरों से घिरे रहने के बावजूद भी संभव है, पर अकेलापन मोटे तौर पे अकेला होने से उपजा है। खुद को दूसरों से अलग करने से हमें अकेलेपन का अनुभव होने का अधिक खतरा होता है, सिवाय इसके कि यह सरल ना लगे। अलगाव की एक स्थिति है, लेकिन अकेलापन एक धारणा है। हम कितना अकेला महसूस करते हैं, यह हमारे व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। हम कितने अंतर्मुखी या बाहिर्मुखी हैं और भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस करने के लिए हमें कितना सामाजिक संपर्क चाहिए। इसका मतलब है कि हर कोई एक ही मात्रा में अकेलेपन के रूप में अलगाव का अनुभव नहीं करेगा। कुछ लोगों को कटे रहने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि अन्य लोग पाएंगे कि इससे उनका अकेलापन बढ़ता है। तो हम कैसे जानते हैं कि हमें किसकी चिंता करनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य डेटा विज्ञान स्कॉटलैंड के शोधकर्ताओं ने वृद्ध लोगों के 4 अलग-अलग समूहों में अकेलेपन की जांच की। इनमें से 2 समूहों में 45 से 69 वर्ष की आयु के व्यक्ति शामिल थे और अन्य 2 समूह 70 से अधिक आयु के थे। सौभाग्य से इस शोध ने प्रदर्शित किया कि ज्यादातर लोग अकेला महसूस नहीं करते हैं। 70 वर्ष की आयु से अधिक लोगों में से केवल 4 से 6% ने अक्सर या अधिकांश समय अकेलापन महसूस करने की सूचना दी। 51 से 54% ने बताया कि वे कभी अकेला महसूस नहीं करते थे और 45 से 69 वर्ष की आयु के लोगों में भी एक समान पैटर्न देखा गया था। हालांकि शोध से पता चलता है कि जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं, उनके एक छोटे से प्रतिशत लोगों के हिस्से में अकेलेपन के परिणाम स्वरूप खराब स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक गिरावट और मनोभ्रंश होने की संभावना है, मतलब डिमेंशिया। तो हम उन लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं जो सबसे अधिक जोखिम में हैं? अकेलेपन से संबंधित जो मुख्य कारक था, जो सभी आयु समूहों में आम था, वह एक व्यक्तित्व का कारक था जिसे भावनात्मक स्थिरता कहा जाता है। एक लक्षण जिसे विक्षिप्तता भी कहा जाता है। इमोशनल स्टेबिलिटी या जिसे कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। जो लोग भावनात्मक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी पर कम स्कोर करते हैं, मतलब न्यूरोटिसिज्म में जो हाई हैं, वे लोग अधिक निराशावादी यानी कि ग्लास आधा खाली है ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं। उच्च भावनात्मक स्थिरता वाले लोग कम चिंतित, कम शत्रुतापूर्ण, कम आत्मसचेत और कम आवेगी होते हैं, साथ ही कम अकेला भी होते हैं। हालांकि समूहों के बीच कुछ भेद थे। 70 वर्ष से अधिक की आयु के उन लोगों की अगर पहले बात करें, तो अकेले रहने वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से अकेलापन होने का खतरा था। यह जोखिम तब और बढ़ गया था जब उनमें भावनात्मक स्थिरता कम थी या जो पुरुष थे, मतलब अकेले रहने वाले पुरुष अकेले रहने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक अकेलापन महसूस करते थे। दूसरी ओर छोटी उम्र के समूह में, मतलब 45 से 69 वर्ष की आयु के लोगों में अकेले रहना एक परिभाषित कारक नहीं था, डिफाइनिंग फैक्टर नहीं था। अकेलेपन का अनुभव करने का उनका जोखिम उनके व्यक्तित्व पर अधिक निर्भर था, जबकि बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट कम अकेलेपन का अनुभव कर रहे थे और कम भावनात्मक स्थिरता वाले लोग अकेलेपन का अनुभव अधिक कर रहे थे। अब जब कोविड-19 महामारी के कारण अधिकांश आबादी को अलगाव में मजबूर होना पड़ा, हम अकेलेपन में होने वाले अपरिहार्य विस्फोट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? शुक्र है प्रभावी उपचार मौजूद हैं। इसमें बागवानी है, हंसी और स्मरण चिकित्सा शामिल हैं। सभी अकेलेपन में कमी लाने से जुड़े हैं। इन गतिविधियों में से कई को आमने-सामने संपर्क की आवश्यकता नहीं है
और एक सामाजिक रूप से अलग हुई दुनिया के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसके अलावा इन इलाजों को सबसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए लक्षित करना संभव हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व काफ़ी स्थिर रहता है। इसका मतलब ये है कि किसी ने जब पहले कम भावनात्मक स्थिरता यानी कि हाई न्यूरोटिसिज्म दिखाई है, यह अनुमान लगाया जाएगा कि यदि वे एक तनावपूर्ण जीवन की घटना का सामना कर रहे हैं, तो उनका अकेलापन सामान्य आबादी की तुलना में बढ़ने का जोखिम अधिक होगा। जोखिम वाले लोगों की ओर इलाज को लक्षित करके हम अकेलेपन की इस महामारी के खिलाफ लड़ाई शुरू करने में सक्षम हो सकते हैं। फिर भी हम इस शोध की सीमाओं को पहचानते हैं। ये परिणाम केवल सहसंबंधी हैं, कोरिलेशनल हैं और कोई दीर्घकालिक अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी हम आशा करते हैं कि इस शोध से प्राप्त सूक्ष्म दृष्टि नीति निर्माताओं और सामुदायिक संगठनों के लिए उपयोगी साबित होगी, जो सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं और इस कठिन समय के दौरान व्यापक रूप से जनता को सूचित करने में मदद करेंगे। धन्यवाद।